evaluating learning of mathematics of pupils. एक बार और सुन लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स फॉर इवेल्युएटिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ pupils. ठीक है। विद्यार्थियों के गणितीय अधिगम के मूल्यांकन के लिए हमें किस प्रकार से परीक्षण पद का निर्माण करना है, इसके बारे में हम लोग इस सब यूनिट में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक के जो पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, पहले वो जानना चाहूंगी मैं कि उसके बारे में आप लोग कुछ पता है कि नहीं। टेस्ट आइटम्स से क्या समझते हैं आप लोग? परीक्षण पद। सब लोग यूनिट टेस्ट वगैरह देते हो ना? यस मैम। टेस्ट आइटम्स का क्या अर्थ होगा? मैम समय समय पर प्रयोग करना। फिर से एक बार टॉपिक को सुनो सब लोग। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स फॉर इवेल्युएटिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ pupils. मैम समय समय पे जैसे टेस्ट लेना, फिर क्या आप ओरल भी पूछ सकते हो, और प्रेजेंटेशन टाइप का हम्म। समीक्षा कर सकते हैं। जी, विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं, हाँ हाँ। विभिन्न तरीकों से जो लिया जाता है। यस मैम। इस इस टॉपिक में दूसरा कीवर्ड है इवेल्युएटिंग, यानी इवेल्युएशन, मूल्यांकन। इसका क्या तात्पर्य है? मैम जो भी हम बच्चों को पढ़ाए हैं तो उनको मतलब बच्चों को कितना समझ में आया, हमें क्वेश्चन करना है बार बार उसी टॉपिक से रिलेटेड। मैम जैसे समय समय पे जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं, चाहे ओरल लेते हैं, चाहे प्रेजेंटेशन लेते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, टीचर मूल्यांकन करता है कि बच्चे को कितना समझ में आया, कि बच्चा कितना पढ़ा है। जी। वो मूल्यांकन होता है। ओके, ठीक है। जो भी जैसे आप लोग यूनिट टेस्ट देते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, असाइनमेंट्स देते हो, या क्लास में आपके टीचर्स कुछ पूछते हैं, या कोई सरप्राइज टेस्ट होता है, या क्विज होता है, जिसके माध्यम से ये टीचर आकलन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीख लिया है और कितने सीखने की आवश्यकता है ना। मूल्यांकन एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो थ्रू आउट द कोर्स चलता है। ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन लिया और उसके 1 महीने में इवेल्युएशन हुआ और फिर नहीं होना। फ्रॉम फर्स्ट डे, जिस दिन से आप स्कूल में एडमिट होते हैं या एडमिशन लेते हैं, उस दिन से जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, फाइनल एग्जाम तक आपका इवेल्युएशन का प्रक्रिया दिन प्रतिदिन हमेशा ही चलता रहता है, इन द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम। ऐसा नहीं कि मूल्यांकन सिर्फ आपके कक्षा में ही जहां आप बैठते हो वहीं होता है, बाहर भी होता है। बाहर इन द सेंस कि स्कूल कैंपस में या कॉलेज के प्रेमाइस में जहां आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, उन सब का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन बच्चों आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। यानी इवैल्यूएशन जब भी हम करते हैं तो उसमें हम स्कोरिंग भी करते हैं, मार्क्स भी मिलता है, और ग्रेडिंग सिस्टम भी मिल होता है ना। इवैल्यूएशन का कई तरह का टूल है, जिसके बारे में हम शायद लास्ट ईयर हम लोग पढ़े भी थे कि विभिन्न उपकरणों के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें आपका एनुअल एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, यूनिट टेस्ट है, असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है। इसके करने के तरीके वर्बल है, ओरल है। ठीक है। वर्बल में भी कई तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव हो गया क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गए। ठीक है बच्चों। मैचिंग हो गया, ऑड वन आउट यानी एक को छांटना। इससे कि कई सारे टेस्ट आइटम्स यानी परीक्षण पद आप इवैल्यूएशन में यूज करते हैं फॉर असेसिंग देयर परफॉर्मेंस।
या फॉर असेसिंग देयर अचीवमेंट। ठीक है बच्चों। दूसरा शब्द है इस टॉपिक में लर्निंग यानी अधिगम। अधिगम से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? मैम जो भी कुछ हम सीखते हैं वो अधिगम है, अभी जो भी है। मतलब मैं सीखना मतलब जो भी जो भी टीचर हमको पढ़ा रहे हैं उसको सीख पा रहे हैं, नहीं तो जो भी सीखते हैं उसी को अधिगम कहते हैं। चलिए लेमन भाषा में कितना कहते कितना विकास हुआ मैम बच्चे का? टीचर जो पढ़ा रहा है कितना समझ रहा है, उससे उसके ब्रेन का कितना विकास हुआ? हैं लर्निंग। ठीक है, लर्निंग को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो चेंज इन बिहेवियर। अगर आप लोग साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन पढ़ा यस होगा मैम। आपने। चेंज इन बिहेवियर, आपके व्यवहार में जो बदलाव आता है, दैट इज लर्निंग। लर्निंग। मैम हाँ जी बोलिए। जो भी कुछ हम सीख लेते हैं और उसके उपरांत जो हमारे व्यवहार में चेंजिंग होती है। हाँ, अब व्यवहार का कहने का ये अर्थ नहीं कि अभी हम बड़े खुश हैं थोड़ी देर में उदास हो गए, वो व्यवहार नहीं। जैसे आपने कोई भी चीज नॉलेज एक्वायर किया अपने क्लास में, अब वो नॉलेज आपके पास है, तो आप जो भी कार्य करोगे तो उस ज्ञान का आप इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स कि यू हैव लर्न दैट पर्टिकुलर कंटेंट या कॉन्सेप्ट, है ना? तो वो आपका चेंज इन बिहेवियर होता है। ठीक है बच्चों, तो शायद मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स फॉर इवेल्युएटिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ पीपल्स। ठीक है, क्लियर है टॉपिक या नहीं? आगे बढ़ा जाए फिर। क्लियर हो गया मैम? क्लियर है ना? चलिए, यस मैम। मेनली इसमें हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स। परीक्षण पद का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि टेस्ट होता क्या है, उसका क्या उद्देश्य है। परीक्षण होता क्या है और परीक्षण का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द पर्पस ऑफ टेस्ट। ठीक है बच्चों, यानी जो भी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है या डिजाइन किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। जो भी परीक्षण आपको क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में दिलाया जाता है या देते हैं या अपेयर होते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, जरा बताएंगे आशीष? मैम जी मैम। मैं बोलिए। मैम मतलब स्टेट का टेस्ट का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे ने मतलब कितना लर्निंग की, कितना अधिगम किया, कितना बच्चे ने सीखा है जो भी पढ़ाया गया है या सिखाया गया है क्लासरूम में या कॉलेज में। टू नो द स्टूडेंट सक्सेस, है ना? कितनी उतनी सफलता अर्जित की है, कितना उसने सीखा है। ठीक है, यस्मिन क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। यस मैम, मैं भी यही बोल रही थी कि जो भी हमने सिखाया है तो बच्चे उसमें से कितना सीख पाए हैं और क्या कमी रह गई है उसको दोबारा से मतलब सिखाना, सुधार करना और अच्छे से बच्चों को समझाना। जी, चलिए ठीक है, और कोई बोलना चाहेंगे? परीक्षण क्यों किया जाता है या क्या उद्देश्य है या क्यों महत्वपूर्ण है, जी मैम। मैम बताइए। ये है कि जो टीचर पढ़ाता है, जो बच्चा कितना सीख पा रहा है कितना नहीं सीख पा रहा है, तो टेस्ट के माध्यम से चाहे एग्जाम के माध्यम से हम लोग को ये पता चल जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया। अगर उसमें भी कुछ कमियां हैं तो फिर उसमें सुधार किया जाता है चलिए बढ़िया है। और सुधार करने की कोशिश किया जाता है। परीक्षण इसलिए अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि जो हमारी शिक्षण क्रिया के दौरान जो हमारे उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति किस हद तक हुई है, बालक जो है किन किन उद्देश्यों को प्राप्त कर चुका है, कौन कौन से भी उद्देश्यों की प्राप्ति में उसे कठिनाई हो रही है। अगर हम उसे गणित में जोड़ना ही सिखा रहे हैं तो एक अंक की जोड़ उसे आ गई है, तो फिर हम दो अंकों की जोड़ को इसलिए दो अंकों की जोड़ सिखाते हैं
तो परीक्षण में देखते हैं कि 2 अंकों की जोड़ वो सही से कर पा रहा है, जो उसके जो नंबर जो ऐड करने पे उसे किसी प्रकार की कठिनाई आया, उसे हँसी लगाने या जो है इस तरीके से मतलब उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति हो पा रही है सही से कि नहीं, या हमें अपने तरीके बदलने हैं, शिक्षण पद्धतियों को बदलना है, किस तरीके से हम बालक को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मतलब अग्रसर करें, इसके लिए परीक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। जी हाँ, कोई भी कोर्स या कोई भी आप पाठ्यक्रम या कुछ भी पढ़ते हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में, तो हर एक कोर्स का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए टेस्ट अनिवार्य हो जाता है, ताकि ये पता चल सके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स कि आपने कितना अचीव किया। ठीक है, चलिए अच्छा है, सभी ने ढंग से आंसर दिए हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट आप छोड़ दिए हो। जैसे जो हम परीक्षण लेते हैं उसका दूसरा पर्पस ये भी होता है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान की जानकारी करना। ठीक है, जब कभी भी हम नया चैप्टर या नई कक्षा या कुछ भी किसी भी नए चैप्टर या नए यूनिट में जब हम प्रवेश करते हैं, आपने देखा भी होगा, जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो प्रीवियस नॉलेज जाना जाता है कि बच्चे का कितना पूर्व ज्ञान है आने वाले चैप्टर के प्रति, या उसके पढ़ाना जो मुझे है, जो कंटेंट हमें पढ़ाना है उसके लिए बच्चा तैयार भी है या नहीं है। ठीक है, यानी टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट एंड टू असेस द रेडीनेस फॉर लर्निंग दैट न्यू यूनिट। ठीक है, नया जो आप इकाई शुरू कर रहे हैं उसके लिए बच्चा क्या रेडी है, तत्पर है, उसके अंदर प्री रिक्विजिट्स स्किल्स हैं। ठीक है बच्चों, क्या उसके लिए उसके पास पूर्व ज्ञान है। तो ये भी इसका एक परिप्रेक्ष्य है टेस्ट कंडक्ट कराने का। ठीक है, और बाकी तो आप लोगों ने बताया है कि कितना उसने अचीव कर लिया है, उसके अचीवमेंट लेवल को मालूम करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को जानने के लिए, साथ ही साथ उसका क्या कुछ ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हैं, यानी मैथ सॉल्व करते हुए कहाँ पे उसको क्या प्रॉब्लम आती है। तो उस समस्या का भी आपको जैसे ही पता चलेगा तो उसी के अनुसार आप रेमेडियल सर्विसेज देंगे, यानी निदानात्मक जो भी आप सेवाएं उसको देंगे, तो उसके उपरांत भी आप दे सकते हो। तो टेस्ट कंडक्ट कराने का आप 3 तरीके से आप समझ सकते हो। यूनिट पढ़ने का पूर्व का ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज या रेडीनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट। यूनिट पढ़ाने के बाद उसका अचीवमेंट लेवल, उसका सक्सेस रेट या परफॉर्मेंस, और सब इन सब के करने के बाद तीसरी चीज आ जाती है कि आपने परीक्षण लिया उसके बाद उसके लिए क्या रेमेडियल सर्विसेज दी जा सकती है पर्टिकुलर डिफिकल्टीज आने पे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारा टेस्ट का ये कुछ खास पर्पस है और कुछ इम्पोर्टेंस है, और जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए रहते हैं उसको फुलफिल करने के लिए भी टेस्ट अनिवार्य हो जाता है। टेस्ट बहुत प्रकार के होते हैं, मेनली उसको हम लोग 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो एक होता है आपका टीचर मेड टेस्ट, जो शिक्षक बनाते हैं, जिसमें आप जैसे आप यूनिट टेस्ट वगैरह देते हैं या मिड टेस्ट देते हो अपनी यूनिवर्सिटी में। और दूसरा हो जाता है पब्लिश्ड टेस्ट। ठीक है, जो टीचर मेड टेस्ट होता है वो शिक्षक अपने अनुसार, अपने अनुसार अर्थ उनके यहाँ कितने विद्यार्थी हैं, उनका विद्यार्थी को क्या पढ़ाया गया है, कौन से कंटेंट पूरा कराया गया है, यूनिट वाइज कंटेंट वाइज वो अपने तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जो टीचर मेड टेस्ट होता है वो यूनिवर्सल, या ये नहीं कह सकते हैं कि या जैसे यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ मिड टेस्ट हुआ वही पेपर जा करके दूसरे यूनिवर्सिटी में भी लगा दीजिए जहाँ पे डीएड और बीएड वगैरह चल रहा हो। वो नहीं होता, वो स्पेसिफिक हो जाता है टीचर मेड टेस्ट। और दूसरा आपका होता है पब्लिश्ड टेस्ट। तो ये नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इसको किया जाता है, और ये एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया जाता है, यानी सिर्फ एक शिक्षक नहीं, इसमें कई सारे एक्सपर्ट मिल करके उस टेस्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे आप ही लोग बीएड में एडमिशन के लिए एक टेस्ट दिए होंगे, ऑनलाइन टेस्ट सभी ने दिया होगा ना। तो जो पर्टिकुलर जी टेस्ट डिजाइन किया गया था यस सर। वो किसके अंतर्गत आएगा, पब्लिश टेस्ट, जो एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया जाता है, स्टेट और नेशनल और इवन समटाइम इंटरनेशनल लेवल पे उसको कराया जाता है। ये कई बार इंडिविजुअल भी होता है और मोस्टली ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, तो 2 तरह के टेस्ट हैं मेनली हमारे पास, एक है टीचर मेड और दूसरा है पब्लिश्ड टेस्ट।
तो टीचर मेड बेसिकली हमें जो यहाँ पढ़ना है दैट इज टीचर मेड टेस्ट पढ़ना है। तो टीचर मेड टेस्ट आपका कौन कौन सा हो जाता है बच्चों? यूनिट टेस्ट हो गया, आपका मिड टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो गया, एनुअल टेस्ट हो गया। ये सब टीचर मेड टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जब कभी भी हम प्लान करते हैं किसी टेस्ट को, सबसे पहले हम यूनिट टेस्ट की बात करेंगे। तो जब कभी भी यूनिट टेस्ट डिजाइन किया जाता है तो या उसके प्लानिंग के समय हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले कि जिस यूनिट का हम लोग टेस्ट डिजाइन कर रहे हैं उस यूनिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, उस इकाई का क्या उद्देश्य है। ठीक है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेस्ट, हमें अपने टेस्ट में कितने क्वेश्चंस रखने हैं। ठीक है बच्चों। और तीसरी चीज देखते हैं टाइप्स ऑफ आइटम्स, हमने जो टेस्ट डिजाइन करना है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें रखने हैं। ठीक है। 3 चीजों पे हमें ध्यान देना होता है। पहला है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट यूनिट, जिस इकाई का आप प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं उस इकाई का क्या उद्देश्य है। दूसरा आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेस्ट, जो भी आप परीक्षण तैयार कर रहे हो, टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सब क्वेश्चंस कितने होंगे। और तीसरी चीज़ हो जाती है टाइप्स ऑफ आइटम्स, यानी जो भी आप प्रश्न तैयार कर रहे हैं वो किस प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव में भी लॉन्ग आंसर टाइप होगा या शॉर्ट होगा या नोट टेकिंग इस तरीके का होगा। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ता है। 3 चीजें क्लियर है ये? जी मैम। यस मैम। चलिए, यानी आप लोग यूनिट टेस्ट के क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो इस बेसिस पे। अगर आपके समक्ष कोई यस इकाई मैम। प्रस्तुत किया गया है तो आप उसके अनुसार इकाई को देख करके और अपने विद्यार्थियों की संख्या और उपलब्धि देख करके और उस इकाई के उद्देश्य देख करके क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं। यस मैम। जी मैम। चलिए, देखिए अभी हम लोगों ने 3 चीज तो डिस्कस किया है कि जब कभी भी टेस्ट का क्वेश्चंस बनाना है तो हमें इन सब चीजों को ध्यान देना होगा। अब उसके थोड़े अंदर जाइए। इट मीन्स कि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिजाइन कर रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन का अपना उद्देश्य होता है। कई सारे आप प्रश्न आप देखते होंगे जो आपके यूनिट टेस्ट या एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिकॉल के कैटेगरी में, यानी स्मरण करना, टू द पॉइंट क्वेश्चन होता है। जैसे हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता किनको बोला जाता है। इसमें आप रिकॉल करते हो, है ना कि लॉजिक लगाते हो। क्या करते हैं इसमें? याद करके ही बोलते रिकॉल हैं ना। किया जाता है। हाँ, या आप थोड़ी क्यों इसमें गुना भाग करते हो कि हाँ फर्स्ट टाइम ये जन्म लिए हैं फिर वो हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो रिकॉल देखा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, आप जब भी टेस्ट आइटम बनाएंगे हो जाता है आपका आइडेंटिफाई करना, स्पष्ट करना। ठीक है बच्चों। तीसरी चीज हो जाती है चेंज, यानी परिवर्तन। चौथी चीज हो जाती है आपकी फाइंड, यानी प्राप्त करना। और पांचवी चीज जिस पे आपको ध्यान देना होगा वो होगा वेरीफाई, सत्यापित करना। पहला है स्मरण, दूसरा है स्पष्ट, तीसरा है परिवर्तन, चौथा है प्राप्त, पांचवा है सत्यापन। तो इन 5 डोमेन को लेकर के आपको अपने क्वेश्चंस बनाने होते हैं। आप जब कभी भी देखोगे जो भी क्वेश्चंस आपके समक्ष प्रस्तुत रहता है, हाफ ईयरली हो या मिड टेस्ट हो या एनुअल एग्जाम हो, तो इन 5 चीजों का उसमें समायोजन रहता है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस आपके रिकॉल टाइप के हो गए या सारे क्वेश्चंस वेरीफाई करने वाले हो जाते हैं।
सभी का मिक्सचर रहता है। ठीक है बच्चों, तो इन पांचों डोमेन को ध्यान रखते हुए हमें अपने टेस्ट आइटम को डिजाइन करना होता है। मैम और पांचों डोमेन फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। पहला है बेटा स्मरण, ठीक है। दूसरा है स्पष्ट यानी आइडेंटिफाई। तीसरा है परिवर्तन यानी चेंज। चौथा है प्राप्त और पांचवा है सत्यापित यानी वेरीफाई। ठीक है, इन पांचों डोमेन को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज जो फर्स्ट आपने आपने खुद ही बताया था कि किसी भी लेसन को पढ़ाने के लिए, यूनिट को पढ़ाने के लिए हमारे पास 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रश्न पत्र बनाना होता है। कई बार देखिए, ध्यान करिए आप लोग, क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसे प्रश्न किया जाता है, जैसे एक 5 साल का लड़का है, वो 2 फीट की दूरी से देख नहीं पा रहा है और गणित में उसकी ये समस्याएं हैं, तो आप एज ए टीचर उस विद्यार्थी के लिए क्या करेंगे? तो ये जो क्वेश्चन हो गया, ये एप्लीकेशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। 3 ऑब्जेक्टिव आप जानते हो ना, पढ़ते हो ना, नॉलेज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। तो ये अभी जो प्रश्न है वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप आपके कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि विस्तार पूर्वक इसका विवरण कीजिए। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करने के लिए होता है कि आपने कितना समझा है उस कंटेंट को। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? यानी जब कभी भी आप क्वेश्चंस डिजाइन करेंगे तो इन चीजों को स्मरण करते हुए करना होता है। और एक चीज और, क्वेश्चंस जब भी डिजाइन यस करेंगे मैम। आप, खासकर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए, तो देखा जाता है कि क्वेश्चंस ऐसे हों, कम से कम 35% क्वेश्चंस ऐसे हों जो लगभग हर एक बच्चा कर सके। ठीक है, यस मैम। चलिए अब कंस्ट्रक्शन टेस्ट आइटम्स हो गया, यानी टेस्ट आइटम हमें किन किन चीजों को ध्यान में रख करके बनाना है। अब आप जब टेस्ट आइटम बना रहे होंगे तो 2 चीज आप लेकर के चलेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में कितने तरह के हो जाएंगे? वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हो जाए आपका? एमसीक्यू हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैचिंग हो गया, ऑड वन आउट हो गया। तो इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब मैम ये टेस्ट ऑड आइटम, वर्ड्स वाले अब जैसे तीन तीन फोटो बना हुआ है बेटा, 4 फोटो बने हुए हैं, जिसमें से 3 जो चित्र बना हुआ है किसी कीड़े का, इंसेक्ट का बना हुआ है, और एक चित्र बना हुआ है किसी, एक्सक्यूज मी, किसी एनिमल का। तो इनमें से अलग कौन सा हो गया? एनिमल ही हुआ ना, जानवर। जैसे यस मैम। या सिंपल समझो, जैसे 3 आइटम बना हुआ है खाने पीने की चीज, ठीक है, और एक आइटम बना हुआ है पहनने का, यानी शर्ट या पैंट कुछ बना हुआ है। तो इसमें से अलग कौन सा चित्र हो गया? शर्ट वाला, पहनने वाला। है ना, यस तो मैम। उसको ऑड वन आउट मैम बोलते वो हैं। जोड़े मिलान ना मैम। नहीं, जोड़े मिलाना तो वो मैचिंग हो गया। अब ये जैसे क्या मैं पूछ तीन रही हैं? 4 शब्द बोल रही हूँ, आप बताना 4 में से कौन सा शब्द अलग है। ठीक है, रैट, कैट, मैट, रन, कौन रन। सा शब्द अलग है? रन अगर हम रन। प्रोनाउंसिएशन के रन। हिसाब से देखेंगे तो रन अलग हो जा रहा है। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल सुनो, एप्पल, एंट, एरोप्लेन, बनाना। इसमें से अलग कौन हो गया? मैम एरोप्लेन। बनाना। बनाना। बनाना बनाना अलग हुआ, बनाना। क्योंकि तीनों ए लेटर से हो रहे हैं और चौथा बी लेटर से है। तो यही अलग जो शब्द यस होता है या अलग मैम। चित्र हुआ, उसको छांटना, दैट इज ऑड वन आउट करना। ठीक है, अब टेक्स्ट आइटम्स वगैरह बन जाने के बाद किन चीजों को आप कैसे करना है, जैसे उसका असेंबलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट और स्कोरिंग ऑफ टेस्ट।
ये 3 चीज आपको टेस्ट आइटम बनाने के बाद आपको ध्यान देना है। असेंबलिंग यानी कोडांतरण का अर्थ है, जब कभी भी आप प्रश्न पत्र बना रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक क्वेश्चन एमसीक्यू का और फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया फिर एमसीक्यू। ऐसा नहीं होता है ना, प्रॉपर तरीके से उसको असेंबल किया होता है, मार्क्स वाइज करते हैं। कई बार पहले ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है फिर सब्जेक्टिव में आते हैं। तो इस तरीके का असेंबलिंग होना जरूरी है, अदरवाइज आपका टेस्ट आइटम्स बहुत अच्छा होगा और असेंबल्ड ढंग से नहीं होगा तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। और असेंबलिंग में एक चीज और आपको ध्यान देना है कि हर एक प्रश्न पत्र के ऊपर कुछ दिशा निर्देश दिए होते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आप देखे होंगे ना, आपके प्रश्न में भी रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का हल आप 500 शब्दों में करें, यस मैम। है ना, और उसके मार्क्स भी लिखे रहते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सिंपल एंड क्लियर। ठीक है। और ग्रुपिंग ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना बच्चों, क्योंकि जैसे एमसीक्यू दे रहे हैं तो एक साथ एमसीक्यू दीजिए, मैचिंग का कर रहे हो तो एक तरफ एक साथ मैचिंग का करिए, प्रॉपर ग्रुप बना होना चाहिए। और हर एक क्वेश्चंस के नंबरिंग होने चाहिए, बिना नंबरिंग के क्वेश्चंस नहीं देने चाहिए। नंबरिंग इन द सेंस कि सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से। अगर 3 के सब पार्ट हैं तो 3A, 3B, 3C, इस तरीके से प्रॉपर नंबरिंग होना जरूरी होता है। ठीक है। तो ये आपका असेंबलिंग ऑफ टेस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कोडांतरण ऑफ परीक्षण का कोडांतरण। दूसरी चीज है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, परीक्षण को कैसे एडमिनिस्टर किया जाए। आपने परीक्षण तैयार कर लिया, अपना टेस्ट तैयार कर लिया, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले सुपरवाइजर, है ना, या इन्विजिलेटर, एक पर्यवेक्षक होना चाहिए। होता है ना आपके स्कूल कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी इन्विजिलेटर होते हैं कि नहीं, टीचर्स। ठीक है। दूसरी चीज आपको एडमिनिस्ट्रेशन के समय ये ध्यान देना है कि क्लासरूम आपका साफ सुथरा हो, कहीं भी क्लासरूम में ऐसा चार्ट पेपर वगैरह न लगा हो जिसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके आंसर उस पे अंकित हो, यानी सारे चार्ट वगैरह ये सब हटा देने चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज आपको नोटिस करना है कि ब्लैक बोर्ड बिल्कुल खाली होना चाहिए। आप देखे होंगे कि जब कभी भी आपका एग्जाम होता है तो जिस भी क्लास में आप बैठते हो वहाँ का ब्लैक बोर्ड बिल्कुल क्लीन होता है। वो इसलिए क्योंकि बाई चांस टीचर ने कुछ कंटेंट पढ़ाया हो, शायद वही कंटेंट किसी के प्रश्न पत्र में ना आ रहा हो, तो ब्लैक बोर्ड क्लीन होना चाहिए, क्लासरूम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और उसमें जो भी चार्ट पेपर्स वगैरह या फोटोग्राफ्स या मॉडल्स कुछ भी लगा हो उसे हटा देना चाहिए, और एक इन्विजिलेटर प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है आपका टेस्ट बनने के उपरांत टेस्ट को कैसे बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है। और फिर आ जाती है बात स्कोरिंग ऑफ टेस्ट, परीक्षण का प्राप्तांक। अब बच्चों ने टेस्ट दे दिया, अब जो टेस्ट हो गया उसका स्कोरिंग कैसे करना है। ठीक है। स्कोरिंग करने के लिए टीचर के पास एक आंसर की होना चाहिए, यानी हर एक प्रश्न का उत्तर एक आंसर की टाइप का टीचर के समक्ष होना चाहिए, क्योंकि कई बार आवश्यक नहीं है कि जो टीचर प्रश्न पत्र बना रहे हो उन्हीं टीचर को कॉपी भी चेक करने दिया जाता हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के अलग अलग टीचर्स चेक करते हैं, तो उनके लिए आंसर की प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है स्कोरिंग में आपका कि जो आप टेस्ट स्कोर कर रहे हैं उसमें ग्रेडिंग है, मार्किंग है, उस पे आपको ध्यान देना है, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये यूनिट समाप्त हो गया, समझ में आया। यस मैम। जी मैं यस मैम। कोई
कोई इसका ऐसा कंटेंट जो आपको लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको समझने की और आवश्यकता है तो बतलाइए। देखिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या, सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन के बारे में जानकारी हासिल किए। उसके बाद जाना कि टेस्ट क्यों बनाया जाता है, पर्पस क्या है या उसका क्या यूटिलिटी है, क्या इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट है। ठीक है, फिर हम लोगों ने सोचा देखा कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कोई भी टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका प्लान आउट कैसा होना चाहिए। तो 3 चीज़ें थी उसमें। ऑब्जेक्टिव, यूनिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, कितने आइटम्स आप क्वेश्चंस दे रहे हो, और टाइप्स ऑफ आइटम्स यानी टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम पढ़ा, यानी जब भी हम टेस्ट बना रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस जो हम डिज़ाइन करेंगे उनको किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। तो उसमें 5 चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किए थे। रिकॉल, आइडेंटिफाई, चेंज, फाइंड और वेरीफाई। और इन सब के अंतर्गत हमें ये भी देखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, इन सब को भी सापेक्ष में रख करके हमें अपने टेस्ट आइटम डिज़ाइन करना होता है। टेस्ट आइटम बनने के उपरांत हम लोगों ने नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ा हुआ है, असेंबलिंग ऑफ टेस्ट, यानी परीक्षण का कोडांतरण, यानी किस प्रकार से हमें टेस्ट में टेस्ट को असेंबल करना है। तो असेंबलिंग के अंतर्गत हमने पढ़ा कि उसमें प्रॉपर क्वेश्चंस नंबर होने चाहिए, सीरियल वाइज क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चंस का ग्रुपिंग होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन है उसका स्पष्ट दिशा निर्देश लिखा होना चाहिए। ठीक है, मार्किंग प्रॉपर अंकित होना चाहिए, ड्यूरेशन पूरा अंकित होना चाहिए, इतने घंटे का है, सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, कैसे बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है या कैसे क्लास में उसको लाना है। तो उसमें सबसे पहले है कि एक इन्विजिलेटर होना चाहिए, दूसरी चीज़ की क्लासरूम में कुछ ऐसी चीज़ न लगी हो जिसपे आंसर अंकित हो। तो क्लासरूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं भी कुछ चीटिंग वाली चीज़ें क्लासरूम में नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्कोरिंग ऑफ टेस्ट। तो स्कोरिंग में देखेंगे कि टीचर के पास आंसर की होना चाहिए। ठीक है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है उन टीचर के समक्ष होना चाहिए, मार्किंग सिस्टम टीचर के समक्ष होना चाहिए। तो इस पूरे यूनिट में हम लोगों ने इन सब चीज़ों पे चर्चा किया। किसी भी बिंदु में अगर किसी को कोई कठिनाई हो तो पूछिए। सब कुछ